इनकम एक्सपेंसेस ये सब नहीं ना लिखे थे? नो सर। Write out the term expense. It means the amount. It means the amount spent on the cost of the use of goods and services for the purpose of generating revenue. ठीक है, तो एक्सपेंसेस बेसिकली क्या करता है ना, एक्सपेंसेस जो है वो ऐसा कॉस्ट है गुड्स एंड सर्विसेज पे जिसके वजह से मेरा इनकम बढ़ता है। फॉर एग्जांपल सैलरी, वेजेस, ये सब हम लोग के लिए एक्सपेंस है। ठीक है, और ये रेकरिंग नेचर का होता है, रेगुलर इंटरवल पे होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस। सर रिकरिंग रेकरिंग मीन्स रेगुलर इंटरवल पे होना। जैसे डिप्रिसिएशन में बोले थे ना कि नॉन कैश एक्सपेंस है। नॉन एक्सपेंस कहने का मतलब क्या हुआ कि या हर महीने हो, हर साल पे हो, इट शुड बी इन अ रेगुलर इंटरवल। ठीक है, एक रेगुलर इंटरवल पे होगा तो वो हम लोग लिए क्या कहलाएगा, एक्सपेंस। ओके सर, थैंक यू। और इसमें एक पॉइंट और लिख लेना, इट रिड्यूसेस कैपिटल। सर नेक्स्ट लाइन में। हाँ, नेक्स्ट लाइन में एक पॉइंट बना के लिख लेना। पॉइंट में लिखने में क्या होता है कि याद रखना और देखना हम लोग के लिए इजी हो जाता है। जैसे कि इट रिड्यूसेस कैपिटल, एक्सपेंसेस जो है वो कैपिटल को रिड्यूस करता है। जब अभी हम लोग आगे अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे ना, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये कैपिटल को रिड्यूस करता है। उसके बाद नेक्स्ट लिखो इन टर्म इनकम। इनकम इसमें लिख लो, इट इज द प्रॉफिट earned earned during a period of time। ठीक है, जो प्रॉफिट कमाते हैं हम लोग उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। अब इसमें लिख लोगे इनकम इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिख लेना इसका, इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। इनकम इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ठीक है, जितना हम लोग को रेवेन्यू होगा उसमें से हम लोग किसको माइनस कर देंगे, एक्सपेंस को, तो वो हम लोग का क्या निकल जाएगा, इनकम। अब बात आता है कि एक्सपेंस और इनकम दोनों के डेफिनेशन में हम लोग या दोनों के टर्म्स में हम लोग देखें कि वर्ड रेवेन्यू यूज हुआ है, तो अब हम लोग किसको डिफाइन करेंगे, रेवेन्यू को। तो लिखो रेवेन्यू। रेवेन्यू इसमें लिख लो, इट इज द टोटल अर्निंग ऑफ द बिजनेस। इट इज द टोटल अर्निंग ऑफ द बिजनेस।
ठीक है, देखो अब समझने की कोशिश करो कि रेवेन्यू क्या होगा, इनकम क्या होगा, या एक्सपेंस क्या होगा। रेवेन्यू इज द टोटल इनकम, जितना पैसा मेरे पास, इनकम नहीं सॉरी, टोटल जो अर्निंग हुआ, जितना पैसा मेरे पास पूरे साल में आया बिना किसी खर्च को हटाए हुए, टोटल मनी जो बिजनेस में आया, पैसा जो भी बिजनेस में आया, वो रेवेन्यू हुआ। तो अगर उस रेवेन्यू में से हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, तो उस रेवेन्यू से एक्सपेंस को माइनस करने के बाद वो मेरा क्या निकल जाएगा, इनकम। ठीक है, तो रेवेन्यू इज द टोटल अर्निंग जो उस पर्टिकुलर पीरियड में हम लोग किए, उस टोटल अर्निंग में हम लोग क्या किए, एक्सपेंस को माइनस कर दिए, तो वो हम लोग के लिए क्या बन गया, इनकम। इनकम बन गया। ठीक, अब लिखो एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर बेसिकली क्या होता है ना, किसी भी एसेट्स को या गुड्स एंड सर्विसेज को अक्वायर करने में, परचेज में पैसा खर्च होता है ना, उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो लिख लो, मनी स्पेंड, सर मनी स्पेंट, SPENT, मनी स्पेंट फॉर acquiring goods or services or assets is called expenditure, is called expenditure. It is divided in 3 categories. It is divided in 3 categories. क्या 3 कैटेगरी में वो डिवाइडेड है, तो लिख लो, पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, पहला लिखो कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें लिख लो all those expenditure which are made on acquiring, ACQUIRING, acquiring fixed assets, सर acquiring के बाद acquiring fixed assets are called capital expenditure, ठीक है, तो जो भी फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में मेरा जितना भी एक्सपेंडिचर्स लगेगा, वो सबको मिला करके हम लोग का वो क्या बन जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। जैसे परचेज ऑन लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब मेरे लिए क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसके बाद लिखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, it is the expenditure
incurred, INCURRED, incurred to carry on normal course of business. Normal course of business. जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस को चलाने के लिए एक्सपेंडिचर होता है ना, उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, जैसे पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस, परचेज ऑफ गुड्स। तो ये सब जो भी चीज होगा ना, ये सब मेरा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और तीसरे में लिख लो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, DEFERRED, deferred revenue expenditure। तो इसमें लिख लो इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर whose usefulness extends over, सर यूजफुल के बाद usefulness, USEFULNESS, usefulness extends over more than one accounting period, extends over more than one accounting period। अब बात समझने का कोशिश करो कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेसिकली हुआ क्या। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हुआ, जो रेगुलर होता है मेरे डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस को चलाने के लिए। पर कोई कोई ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना जिसका यूज मेरे को काफी टाइम तक मिलता है। जैसे देखते हो एडवर्टीजमेंट्स, जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा होता है उसका जो एडवर्टीजमेंट करता है, तो एडवर्टीजमेंट में कितना एक्सपेंस होता है नया प्रोडक्ट के। सेलिब्रिटीज को भी लेकर के आता है, सेलिब्रिटीज को हायर करके जो एडवर्टीजमेंट सब करता है, तो सेलिब्रिटीज बहुत पैसा लेता होगा ना, उसका चार्जेस लेता होगा ना। तो अगर सपोज करो उस एडवर्टीजमेंट का पूरा खर्चा हम उस पर्टिकुलर ईयर में दिखा देंगे जिस साल हम वो खर्च किए, तो मेरा बिजनेस का चांसेस बहुत ज्यादा है कि लॉस में जाएगा, क्योंकि उसके लिए खर्चा बहुत ज्यादा लगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ये चीज चेक करते हैं कि वो जो एडवर्टीजमेंट है उससे मेरे को आने वाले कितने साल तक फायदा मिलेगा। सपोज करो कोई एडवर्टीजमेंट में हम खर्च किए 10 लाख रुपए, ठीक है। अब 10 लाख हम अगर पूरा का पूरा इस साल दिखा देंगे, तो इस साल तो मेरे को कंफर्म हो जाएगा कि लॉस होने वाला है, बहुत चांसेस हो जाएगा कि लॉस होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कि कितने साल तक इसका मेरे को यूज आने वाला है। तो सपोज करो होगा कि 5 साल तक, तो उस 10 लाख को हम 5 साल में डिवाइड कर देंगे। मतलब हम हर साल कितने का लॉस दिखाएंगे, एक्सपेंस दिखाएंगे अपना 2 लाख 2 लाख का, 2 लाख। ठीक है। तो हर साल 2 लाख का हम एक्सपेंस दिखाएंगे, और जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, एसेट। उसको हम लोग बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाएंगे, ठीक है। तो हर साल 2-2 लाख खत्म होते जाएगा और बचा हुआ अमाउंट को हम लोग एसेट साइड शो करते जाएंगे बैलेंस शीट में। तो वो हम लोग के लिए फिक्टिशियस एसेट्स बन जाएगा। तो डेफर्ड रेवेन्यू हम लोग के लिए क्या बन जाता है, फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है, बताओ। बताया थे ना। यस सर, ये इमेजिनरी एसेट्स ना सर। हाँ, इमेजिनरी एसेट्स, एसेट्स जिनका कोई मार्केट वैल्यू नहीं होता, जिनको हम सेल नहीं कर सकते, ठीक है। दोज एसेट्स आर फिक्टिशियस एसेट्स। क्लियर हो गया? यस। ठीक है। उसके बाद अब लिख लो गुड्स, GOODS, गुड्स।
गुड्स किसको बोलेंगे? तो कोई भी ऐसा आइटम जिसको हम बेचने के मकसद से लाएं अपने बिजनेस में, वो मेरे लिए गुड्स हो जाएगा। तो हर बिजनेस के लिए गुड्स अलग होगा, एसेट्स अलग होगा। Yes, sir. सपोज करो कि अगर मेरा कपड़ा का शॉप है और उस कपड़े के शॉप में आई एम यूजिंग कंप्यूटर, तो वो कंप्यूटर मेरे लिए क्या है, गुड्स है कि एसेट है? Asset. फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है। वहीं कंप्यूटर के शॉप पे हम कंप्यूटर लाए हैं बेचने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? गुड्स। गुड्स हो जाए। Goods. तो एक ही प्रोडक्ट हर बिजनेस के लिए अलग अलग हो सकता है, बस हम लोग को ये देखना है कि उस बिजनेस का नेचर क्या है, वो बिजनेस किस चीज का, उस हिसाब से हम लोग गुड्स और एसेट्स में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो गुड्स में लिख लो, इट रेफर्स टू द कमोडिटी, इट रेफर्स टू अ commodity which is intended to be sold, which is intended to be sold, जिसको बेचने का इंटेंशन से लाया गया था। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, स्टॉक लिखवाए थे क्या लास्ट क्लास में? नहीं लिखवाए थे, लिखो No, sir. स्टॉक। राइट डाउन स्टॉक। स्टॉक बेसिकली देखते होंगे ना कि बिजनेसमैन सब यूज करता है। जब हम लोग कोई भी सामान परचेज करने जाते हैं, whenever we used to purchase something from the shop, अगर उसके पास वो अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा? वो बोलता है कि हम अपने स्टॉक में चेक करते हैं कि सामान है कि नहीं। Yes. तो Yes, स्टॉक sir. का मतलब क्या हुआ? अनसोल्ड गुड्स, मतलब ऐसे गुड्स जो उसके पास है और अभी तक बिके नहीं है। अगर बिका हुआ होगा तो वो हम लोग को नहीं देगा, है ना। तो इसमें लिख लो, द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स, द वैल्यू ऑफ unsold goods lying in a business at only given date. Sir, repeat again. Sir, lying in a business. The value of unsold goods lying in the सर आपका वॉइस सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। मैम, आपका वॉइस रोबोटिक आ रहा है। अभी ठीक है, अभी भी प्रॉब्लम है? ठीक है Yes, सर। अभी sir. ठीक है सर, अभी ठीक है। ठीक है, तो लिखो, द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स lying in a business on any given date, on any given date, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टॉक, आर कॉल्ड स्टॉक। अब देयर आर 4 types, basically there are 2 types of stock. There are 2 types of stock. ठीक है, क्या 2 टाइप का स्टॉक होगा? तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। राइट डाउन ओपनिंग स्टॉक, पहले लिखो ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किसको बोलेंगे? Previous year को assets और जो liability रहता है उसी को opening एसेट्स और लायबिलिटी स्टॉक बनेगा।
नो सर, प्रीवियस ईयर का जो हमारा स्टॉक रहता है अनसोल्ड गुड्स उसको। हाँ, गुड्स जो रहता है, अनसोल्ड गुड्स जो रहता है प्रीवियस ईयर का, मतलब मेरे जो ओपनिंग डेट पे 1 अप्रैल के डेट पे बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जो अनसोल्ड गुड्स है मेरे पास, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो लिख लो द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स, the value of unsold goods lying with the business at the beginning of accounting year. At the beginning of accounting year, तो वो हम लोग के लिए क्या बन जाएगा, स्टॉक, ओपनिंग मतलब ओपनिंग स्टॉक। सेकंड में लिख लो क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, तो इसमें वही हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स लाइंग इन द बिजनेस the value of unsold goods lying with the business at the end of accounting period, at the end of the accounting period। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ड्राइंग्स। लिखो ड्राइंग्स। अब लिखो ड्राइंग्स। ड्राइंग्स में लिख लो। ड्राइंग्स क्या होता है पता है? Yes, sir. यस सर, जब ओनर लेता है पैसा अपने बिजनेस से तो उसको ड्राइंग करते हैं, या वो पैसे ठीक है। कैश होता है या फिर कोई भी गुड्स या एसेट कुछ भी हो सकता है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो लिख लो द वैल्यू ऑफ गुड्स और कैश the value of goods or cash withdrawn by the owner for personal use, is called drawing, ठीक है ना। पर्सनल यूज के लिए अगर किया जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स बोलेंगे।
ठीक है, समझ आया यहाँ पे? Yes, sir. यस सर। ओके, अब मेंशन कर दो परचेज। अब मेंशन करो परचेज। ठीक है, तो परचेज में बेसिकली क्या हो जाएगा कि जो गुड्स परचेज किया जाता है ना बिजनेस के लिए, देखो ये ध्यान में हम लोग को रखना होगा जब हम लोग जर्नल एंट्रीज बना रहे होंगे या आगे जब पढ़ रहे होंगे कि व्हेन एसेट्स आर परचेज्ड ना, तो हम लोग एसेट्स का नाम लिखते हैं, वहां पे हम लोग परचेज वर्ड यूज नहीं करते। बट जब गुड्स परचेज करते हैं ना, तो हम लोग कभी भी गुड्स नहीं लिखेंगे, हम लोग हमेशा गुड्स की जगह पे क्या लिखेंगे? परचेज। ठीक है, तो इसमें लिख लो goods purchased by a business goods purchased by a business are called purchases जब गुड्स परचेज कर रहे हैं हम लोग, तो उसको हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे? परचेज बोलेंगे, ये याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो when goods are purchased on cash for cash, when goods are purchased for cash, it is called cash purchase। ठीक है, अब नेक्स्ट लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना when goods purchased without payment at the time of purchase, it is called credit purchase। सर पेमेंट के बाद क्या बोले? At the time of purchase, it is called credit purchase। ठीक है, तो कैश परचेज हो गया जब हम लोग कैश में परचेज कर रहे गुड्स, और जब हम लोग उधारी में खरीद रहे तो वो क्या हो जाएगा हम लोग के लिए? क्रेडिट परचेज। अब लिखो परचेज रिटर्न। when goods are returned to supplier due to some defects in good, it is called purchase return। It is called purchase return। परचेज रिटर्न का एक और नाम होता है, पता है? रिटर्न आउटवर्ड सर। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो इट इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड।
It is also known as return outward. उसके बाद लिखो sales. When goods are sold by a business it is called sales. जब भी बिजनेस सेल करेगा गुड्स को तो उसी को हम लोग सेल्स बोलेंगे, और कैश में सेल करेगा तो कैश सेल, और बिना पैसा लिए सेल किया, उधारी में सेल किया तो क्रेडिट सेल। ठीक है ना? अब लिख लो सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न when the goods are returned to business by customer, it is called sales return. It is called sales return. Next one में लिखना, it is also known as return inward. Return inward. अब देखो यहाँ पे लॉजिक समझो कि हम लोग रिटर्न आउटवर्ड उसको क्यों बोले और रिटर्न इनवर्ड क्यों बोले। जब हम लोग परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो गुड्स मेरे पास आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है सर। गुड्स जाएगा, परचेज जा रहा है। परचेज रिटर्न के केस में गुड्स मेरे बिजनेस से बाहर जा रहा है तो आउटवर्ड, इसी के लिए उसका नाम क्या पड़ गया? रिटर्न आउटवर्ड। सेल्स रिटर्न, गुड्स मेरे बिजनेस में आ रहा है, इसी के लिए उसका नाम क्या पड़ गया? रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड आ रहा है। सो इट इज समथिंग की बहुत इजीली याद रह जाएगा। ठीक है, अब लिखो डिस्काउंट। It is the amount which is deducted from the list price of commodity. From the list price of commodity. जब भी लिस्ट प्राइस से कम में सामान बेचेंगे ना तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस से एमआरपी, तो एमआरपी से कम पे सामान मिला तो डिस्काउंट है वो। उसके बाद लिख लो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। हाउ मेनी टाइप्स? ऐसे बेसिकली 4 टाइप्स होता है, ठीक है, बट हम लोग को मेजरली पढ़ना 2 ही है। तो राइट डाउन फर्स्ट ट्रेड डिस्काउंट। इट इज द रिडक्शन ऑफ प्राइस। सर क्या बोले थे? ट्रेड डिस्काउंट, TRADE।
ट्रेड, ट्रेड का मतलब क्या होता है? सर पैसा लगाना। नहीं, व्यापार व्यापार सर, व्यापार। व्यापार। व्यापार करना, खरीद बेच करना। बिजनेस। तो जब खरीद बेच कर रहे होते हैं उस समय जो हम लोग को डिस्काउंट मिल रहा होता है, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। बेसिकली वो बिजनेस को बढ़ाने के लिए होता है, बल्क ऑर्डर्स पे। तो इसीलिए ये जनरली होलसेलर एंड रिटेलर्स को मिलता है, ठीक है, नॉर्मल कस्टमर्स के लिए नहीं होता है ट्रेड डिस्काउंट। वैसे अगर एग्जांपल के तौर पे देखना है ना, हम लोग कभी भी किसी शॉप पे जाते हैं सामान खरीदने, तो जब हम लोग बोलेंगे कि हमको एक सामान खरीदना है तो वो बोलेगा 100 रुपया। फिर हम बोलेंगे नहीं हमको 5 लेना है, तो वो ऑटोमेटिकली बोलेगा कि ठीक है 5 के लिए आप 450 दे दीजिए। मतलब 50 रुपीज वो ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, डाउन कर दिया। क्यों? क्योंकि हम बल्क में सामान खरीद रहे हैं, उसका 5 सामान बिकेगा, तो उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। बट ये कस्टमर के लिए नहीं होता है जनरली। तो लिख लो, इट इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स below list price, बिलो list price, LIST, list price for the members of the trade, for the members of the trade। अब members of the trade कौन होंगे? तो होलसेलर या रिटेलर। तो लिख लो नेक्स्ट पॉइंट में, इट इज अलाउड, it is allowed by manufacturer to wholesaler or by wholesaler to retailer, to retailer। ठीक है, यस सर। अब लिखो कैश डिस्काउंट। लिख लो, इट इज अलाउड on the amount of the bill for the prompt payment of cash, PROMPT, prompt payment of cash। अगर कैश का प्रॉम्प्ट पेमेंट हो रहा है, तुरंत पेमेंट कर रहे हैं, और तो वो हम लोग को कैश डिस्काउंट दे सकते हैं। या एक स्टिपुलेटेड टाइम होता है कि विद इन दिस टाइम अगर आप पैसा दे दीजिएगा, कैश दे दीजिएगा, तो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ऑल दिस कम्स अंडर कैश डिस्काउंट, ठीक है। ये किसी को भी मिल सकता है, जो भी कैश पेमेंट करेगा ये किसी को भी मिल सकता है, कस्टमर्स हो, रिटेलर हो, होलसेलर। उसके बाद लिखो तीसरा, कमोडिटी डिस्काउंट। कमोडिटी डिस्काउंट क्या हो जाएगा बेसिकली? पता है तुम लोग को? नहीं सर। नो सर। देखो कमोडिटी डिस्काउंट में प्राइस कम नहीं करता है, प्राइस वही रहेगा, सामान एक्स्ट्रा हो जाएगा, बाय वन गेट वन फ्री। ओके।
चिप्स का पैकेट खरीदते हो उसमें लिखा रहता है 20% एक्स्ट्रा। Yes, sir. अब वही जो 20% एक्स्ट्रा दिया, प्राइस तो सेम ले रहा है Yes, sir. है ना, पर हम लोग को गैस 20% एक्स्ट्रा दे रहा है, तो उसके वो हम लोग को क्या जाता है, कमोडिटी डिस्काउंट। लेकिन सर रहता नहीं अंदर, मतलब 20% एक्स्ट्रा। बोले तो हवा 20% एक्स्ट्रा देता है। एकदम सही बोले सर। चलो लिख लो। When extra goods, extra quantity of goods लिख लेना, extra quantity of goods is supplied at the same rate then it is called commodity discount. Then it is called commodity discount. ठीक है, और एक होता है स्पेशल डिस्काउंट, फोर्थ में लिख लो स्पेशल डिस्काउंट। इसमें लिख लो द सेलर अलाउज special reduction in the price to the customer it is called special discount. ठीक है, कभी कभी स्पेशल डिस्काउंट होता है जो कि कस्टमर्स को दिया जाता है, स्पेशली एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल डिस्काउंट। ठीक है, अब लिखो इंसॉल्वेंट। सर टाइम हो गया है। हाँ बस इंसॉल्वेंट लिख लो, तो टर्म्स हम लोग का बेसिक टर्म्स कंप्लीट हो जाएगा लगभग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, एक डेफिनेशन इंसॉल्वेंट। इसमें लिख लो एन इंसॉल्वेंट इज वन whose assets सर फिर से बोले। an insolvent is one whose assets are insufficient to pay its liabilities. सर सफिशिएंट के बाद to pay its liabilities. जब भी बिजनेस के पास लाइबिलिटी ज्यादा होगा एसेट्स से, तो वो बिजनेस क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंट, बिकॉज हम लोग अपने एसेट्स को बेच को लाइबिलिटीज को नहीं चुका पाएंगे, तब उस बिजनेस को बोलते हैं इंसॉल्वेंट। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सारा चीज समझ में होगा। किसी को कोई Yes, डाउट? No, sir. No, sir. चलो ठीक, तो आज के लिए हम लोग का क्लास ओवर। Thank you, Thank you, sir. sir. थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर।